नमस्कार। धन्यवाद आपका वापस इस वीडियो को देखने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी मार्केट में करेक्शन हो रहा है, इंडियन इक्विटी मार्केट में, यूएस इक्विटी मार्केट में, क्या ये एक रिस्क है या एक अपॉर्चुनिटी है। तो हम इसके अंदर एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे कि यूएस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, मार्केट गिर रहा है, नैस्डैक काफ़ी डाउन है, क्रिप्टो में काफ़ी करेक्शन है, इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। क्या यूएस के अंदर जो चैलेंजेस है या जो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो चैलेंजेस है, यूएस का पोटेंशियल है कि वो रिसेशन में जा सकता है, तो क्या उसका इम्पैक्ट इंडियन इक्विटी मार्केट या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या होने वाला है, इसको हम एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यूएस को, और यूएस में लेते हैं हम इंटरेस्ट रेट को। यूएस में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। उसका रीजन है कि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो हम एग्जामिन करते हैं इन्फ्लेशन के डेटा। यूएस में इन्फ्लेशन जो 2, 2.5, 3% रहता है, अभी 8% हो गया है। तो 2% से 8% मतलब 4 गुना इन्फ्लेशन यूएस के अंदर बढ़ गया है। इंडिया में 4-6% इन्फ्लेशन एक्चुअली एक नॉर्मल बात है, तो हमारे लिए कोई बड़ा मैटर नहीं है इन्फ्लेशन। और आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया इन्फ्लेशन को टैकल करने में, यूएस के फेड गवर्नमेंट की बजाय। यूएस के फेड गवर्नमेंट ने 2008 की क्राइसिस में भी पूरा मार्केट में जो हो रहा था उसको इग्नोर किया, लेकिन इंडिया में आरबीआई ने बहुत अच्छा उस टाइम भी काम किया था। इन्फ्लेशन बढ़ने के आपको इकोनॉमिस्ट अलग अलग रीजन बताते हैं कि यूक्रेन की वजह से या कोविड की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गया। डेफिनेटली ये रीजन है, लेकिन अंडरलाइन जो सबसे बड़ा रीजन है वो दो है। एक तो रीजन ये है कि पिछले 30 सालों या 40 सालों से चाइना कंटिन्यूस बेसिस पे वर्ल्ड के अंदर डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा था। मतलब वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत प्रोडक्ट चीपर एंड चीपर दाम पे दे रहा था। इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर पिछले 30-40 सालों में डिमांड बढ़ने के बाद भी डिमांड के कंपनसेशन में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। पोस्ट कोविड हर इकोनॉमी के अंदर, हर कंट्री के अंदर देयर इज अर्ज टू मैन्युफैक्चर सम पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंटरनली। तो एक तो ये रीजन है कि जो एक इन्फ्लेशन 30-40 सालों से नीचे था वो रिवर्सल हो रहा है। दूसरा था पिछले कुछ सालों से क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन एनर्जी, इसकी वजह से डर्टी इंडस्ट्रीज, ऑयल, गैस, मेटल, थर्मल, न्यूक्लियर, इन सब में इन्वेस्टमेंट होना बंद हो गया, और उसका हर्जाना अभी ग्लोबल इकोनॉमी को देना पड़ रहा है। इंडिया ने कभी भी ये चीजें बंद नहीं की थी, बिकॉज वी आर नॉट एक्टिविस्ट ड्रिवन और स्केयर्ड नेशन। हम बहुत प्रैग्मेटिक कंट्री हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन लोग इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं करना चाहते, एक्नॉलेज करना नहीं चाहते। तो इन्फ्लेशन के दो बहुत बड़े रीजन हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, यूएस में इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट का हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इक्विटी मार्केट के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। 2003 से 2008 के पीरियड में 10 ईयर G-Sec 5% के नीचे से करीब करीब 8% चला गया, लेकिन उस पीरियड के अंदर ऑटो इंडस्ट्री, रियल एस्टेट और इंडियन इक्विटी मार्केट और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। पिछले 4-5 सालों में इंटरेस्ट रेट इंडिया में नीचे रहा, लेकिन उस पीरियड में न तो ऑटो इंडस्ट्री में कुछ खास हुआ, न कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में कुछ खास हुआ, और न ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कुछ खास हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, राइजिंग इंटरेस्ट रेट इंडिया के लिए खराब नहीं है। यूएस में क्या होता है, जो डेट का पैसा है वो बहुत पैसा बॉन्ड में पड़ा होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पोर्टफोलियो पे नुकसान होता है। इंडिया के अंदर जो डेट का पैसा है वो बहुत बड़ा पैसा एफडी के अंदर पड़ा होता है, इंश्योरेंस में, पेंशन फंड्स में, ईपीएफओ में पड़ा होता है। लॉन्ग डेटेड फंड में, म्यूचुअल फंड के अंदर, एचएनआई रिटेल का लॉन्ग डेटेड फंड में 5,000 करोड़ रुपया भी ढंग का नहीं होगा। तो इंडिया में राइजिंग इंटरेस्ट रेट खराब नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अभी जो रीप्राइसिंग होगी एफडीज की वो 5% से 6% होगी, लिक्विड फंड की जो 3% की 5%, 5.5% होगी। तो इफेक्टिवली जो डेट का पोर्टफोलियो है वहां पे रिटर्न 20 से 40% ज्यादा बढ़ने वाला है, और डेट का एयूएम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी 50% के ऊपर है। बाकी इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा है, जैसे बैंक एफडी हो गया, पेंशन फंड हो गया, ईपीएफ हो गया,
वहाँ तो डेट का पैसा बहुत ज़्यादा है। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट एक्चुअली इंडियन इन्वेस्टर के लिए खराब नहीं है। तो दो चीज़ें। अभी हम आते हैं तीसरी बात। यूएस में इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे, क्योंकि काफ़ी ग्लोबल मनी प्रिंट हुई वेरियस सेंट्रल बैंक से, और वो पैसा गया 2008 के अंदर। वो पैसा ईयर 2000 में तो काफ़ी इक्विटी मार्केट में गया, और 2008 में इक्विटी प्लस रियल एस्टेट के अंदर गया। इस बार काफ़ी बड़ी तादाद में पैसा वो क्रिप्टो के अंदर गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गया, चाहे वीसी पी फंडिंग में गया, और लॉस मेकिंग कंपनी में गया, पब्लिक मार्केट में भी। बड़ा पैसा वो लिस्टेड एंटिटी में आया, लेकिन इतना बड़ा नहीं आया जो पिछला 2008 या 2000 के अंदर आया। एक तो ये कारण है। दूसरा, यूएस में और बाकी कंट्री में क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई, मतलब प्रिंटिंग करेंसी हुई, लेकिन आरबीआई ने कोविड के टाइम भी, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ने प्रिंटिंग ऑफ करेंसी का साथ नहीं लिया। तो इंडिया में वो प्रॉब्लम नहीं है जो वहां की कंट्रीज में है। सेकंड, नैस्डैक 30% गिरा है, लेकिन जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है वो 50-50, 60-60, 70-70% गिर गए हैं। लेकिन नैस्डैक का कंपोजिशन ईयर 2000 वाला कंपोजिशन नहीं है। एप्पल ऑफ 2000 एंड एप्पल ऑफ 2022 आर वेरी डिफरेंट। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऑफ 2022 आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम these companies of year 2000। तो फ्रोथ है डेफिनेटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, क्रिप्टो में, लॉस मेकिंग कंपनीज में थोड़ा बहुत यहां भी है, लेकिन इतना बड़ा फ्रोथ नहीं है जो ईयर 2000 या 2008 के अंदर हमको दिख रहा है। उसके अलावा यूएस के अंदर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 10 सालों में बहुत जबरदस्त बढ़ी। मार्केट कैप टू जीडीपी यूएस में मार्केट जीडीपी का करीब करीब 200% तक मार्केट कैप पहुंच गया। अभी हम देखते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। इंडियन मार्केट में कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 10 साल की बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री 2016 से 2020 के पीरियड के 5 साल के पीरियड में निफ्टी का ईपीएस 5% के नीचे बढ़ा है। ओनली फ्रॉम 2020 टू 2022 पोस्ट कोविड वी हैव सीन 20% ग्रोथ इन निफ्टी प्रॉफिटेबिलिटी। तो इन इंडिया के अंदर पिछले 10-12 सालों में कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कुछ खास नहीं बढ़ी है, अनलाइक यूएस। तो यूएस मार्केट में भी ओवरहीटेड, यूएस इकोनॉमी में भी ओवरहीटेड, इंडिया में वो सिचुएशन नहीं है। मार्केट कैप टू जीडीपी भी इंडिया में करीब करीब हिस्टोरिकल एवरेजेस के पास है। अभी अब देखते हैं मार्केट का रिटर्न। यूएस में इस करेक्शन के बाद भी नैस्डैक का 5 साल का CAGR 20% है, 10 साल का CAGR 19% है। इंडिया में पिछले 5 साल का CAGR 11-12% के आसपास है, 10 साल का CAGR 11-12% के आसपास है। तो इंडियन इक्विटी मार्केट में फ्रोथ नहीं है। अब हम देखते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट अभी का और ईयर 2008 का। यूएस का इक्विटी मार्केट 2008 और 2021 का ऑलमोस्ट सिमिलर है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ईयर 2008 के अंदर 2008 के पहले 5 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड में 50% था, मतलब एनएवी 8 गुना बढ़ी 5 साल में, और 10 साल का कंपाउंडेड ग्रोथ इन ईयर 2000 वाज 34%, मतलब एनएवी 20 गुना बढ़ी है। 2022 में क्या है? 12% के आसपास, मतलब 5 साल में 2 गुना से भी कम एनएवी बढ़ी है, और 10 साल में 4 गुना से भी कम एनएवी बढ़ी है। तो पिछले 5 या 10 साल का रिटर्न इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल एवरेजेस से कम है। यूएस में पिछले 5-10 साल का रिटर्न हिस्टोरिकल एवरेजेस से बहुत ज्यादा है। तो यूएस मार्केट में फ्रोथ है, यूएस मार्केट में फ्रोथ हो सकता है, इंडियन मार्केट में फ्रोथ नहीं है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमको देखना चाहिए कि इस बार अनलाइक ईयर 2020 और 2008 और ईयर 2000, इन 2008 मार्केट गिरा, लेकिन कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी 30% गिरी। ईयर 2000 में भी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी गिरी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 20-22% बढ़ी है और मार्केट 18% टूटा, मतलब इफेक्टिवली मार्केट में 40% का करेक्शन आया। ईयर 2008 के अंदर मार्केट 55% गिरा, लेकिन 35% कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी गिरी, तो वैल्यूएशन लॉसेस 20% हुए। इस बार वैल्यूएशन लॉसेस इंडिया में ऑलरेडी 40% हो गई, क्योंकि 20% तो मार्केट गिरा और 22-23% कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है।
तो इंडियन मार्केट का एक बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम देखते हैं निफ्टी का कंपोजिशन। निफ्टी के अंदर बैंक 1/3 होते हैं। बैंक का 40% लायबिलिटीज कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, वहां इंटरेस्ट रेट इमीडिएटली नहीं बढ़ता है। बैंक का जो लेंडिंग बुक है वो 2/3 फ्लोटिंग रेट है। तो जब भी राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो होता है, बैंक लोन रेट इमीडिएटली बढ़ा देता है, लेकिन एफडी या सेविंग या करंट अकाउंट पे तो वैसे भी कुछ मिलता है नहीं, सेविंग पे थोड़े दिनों बाद या बहुत छोटे छोटे स्टेप में इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट और फॉलिंग इंटरेस्ट रेट बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो निफ्टी का जो 1/3 जो कंपोजिशन है उस पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है। राइजिंग इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ बढ़ जाती है। तो काफी सालों बाद हमने देखा कि बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट के अंदर पहुंच गया है। तो 1/3 जो निफ्टी है उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे हमको क्वेश्चन मार्क नहीं दिखता। ऑन द कॉन्ट्री, एनपीए जो 12-13% थे अभी 6% के नीचे आ गया, और नेट एनपीए 2% के नीचे है। तो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, जो कि 1/3 है निफ्टी का। निफ्टी का 25-30% ऑयल, गैस और मेटल्स है, और वहां अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो वहां कोई बड़ा रिस्क हमको नहीं लगता है। 15% निफ्टी का आईटी कंपनी है, 5% फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और यहां रुपया टूटने की वजह से उनका ऑटोमेटिक अर्निंग बढ़ गया, और बड़ी आईटी कंपनी में ऑलरेडी बड़ा करेक्शन आ चुका है। तो निफ्टी का करीब 70-80% कंपोजिशन पे प्रॉफिटेबिलिटी का चैलेंज नहीं है। हो सकता है इस क्वार्टर के अंदर थोड़ा स्ट्रेस दिखे, लेकिन बड़ा स्ट्रेस हमको नहीं लगता। इंडियन कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिटेबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो ईयर 2000 के अंदर 2% था, वो बढ़ के करीब करीब 8% हो गया ईयर 2008 में। वो गिर के इंडिया में 2020-21 में 2% के नीचे आ गया। अभी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज जस्ट 4%, विच इज एक्चुअली बिलो हिस्टोरिकल एवरेजेस। तो इंडिया में कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमी ओवरहीटेड नहीं है, और मार्केट ने कोई जबरदस्त रिटर्न नहीं दिया है कंपेयर टू हिस्टोरिकल नंबर। तो हमको लगता है कि अभी यूएस ड्रिवन जो चैलेंजेस है उसकी वजह से इंडिया में एक इंडियन इन्वेस्टर को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इसको कैसे हम यूज करें? इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू यूज करें, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स में लीडरशिप चेंज हो रही है। जो स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे लगते थे उनका लीडरशिप चेंज हो गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आईटीसी का मार्केट कैप आज बजाज फाइनेंस से भी ज्यादा हो गया। कोई आपको 6 महीने 1 साल पहले बात बोलता तो आप हंसते, लेकिन ये बात एकदम सही है। एफआई का जो लॉन्ग पोजीशन है इट इज कमिंग डाउन टू हिस्टोरिकल लो 10-12%, पीक में 70-80 था। तो इसका मतलब मार्केट अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज देखें, 200 डेज मूविंग एवरेज देखें, 52 वीक लो देखें, तो मार्केट इज ट्रेडिंग एट, इन माय ओपिनियन, एट वेरी लो लेवल। यहां से 5-10-15% मार्केट और गिर सकता है, लेकिन हर फॉल के ऊपर पैसा डालें, आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। उसके अलावा डेट मार्केट में भी बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो इस मार्केट कंडीशन में अपने डायरेक्ट स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को ढंग से देख लें, वहां से एग्जिट करें, पैसा म्यूचुअल फंड में डालें, एफडी का पैसा निकाल के डेट म्यूचुअल फंड में डालें, क्योंकि वहां वाईटीएम बहुत अच्छा हो गया। इक्विटी में आप एसटीपी के द्वारा अगले 6 से 12 महीने में पार्टिसिपेट करें, आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। ये वीडियो आप सेव करके रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्कुलेट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा होगा। और इस बात का ध्यान रखें कि इक्विटी मार्केट में रिटर्न वॉलेटिलिटी के थ्रू ही आता है। पैसा सबके पास होता है, लेकिन जब बाजार ऊपर बढ़ता है ना तभी पैसा दिखता है, और जब बाजार गिरता है तो मनी टैप ड्राइज अप। अभी सही समय है, अपनी पूंजी निकालिए, इक्विटी बाजार के अंदर डालिए। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।